हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं अपन किसकी बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, रेजिडेंशियल स्टेटस हर पर्सन का हमें कैलकुलेट करना होगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी पर्सन फॉर एवरी प्रीवियस ईयर। इट मे बी चेंज्ड एवरी ईयर। हर साल ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जो क्लास में अपन ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था दैट वाज इंडिविजुअल। जो भी आपका इंडिविजुअल है उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा या तो वो क्या होगा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट, और यदि रेजिडेंट है तो दो बातें होगी, या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यहां तक याद है? वेरी गुड। फिर अपन ने क्या कहा था कि यदि कोई भी इंडिविजुअल यदि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कौन है, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना होगा, बेसिक कंडीशन। जब दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी तभी क्या होगा, याद होना चाहिए ना। दो है, दोनों में से एक भी यदि बेसिक कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है तो वो इंडिविजुअल क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। दोनों फुलफिल करने की जरूरत नहीं, दोनों फुलफिल होती है तो अच्छी बात है। नहीं दोनों चेक ही क्यों करनी है? जब पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई तो रेजिडेंट, यदि पहली फुलफिल नहीं हुई तो सेकंड भी है। पहली में क्या था बेटा, 182 डेज, और सेकंड में क्या था, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 एंड 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज। याद आ गया? फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो आपको चेक ही नहीं करनी। कितने केसेस थे बेटा? 3। याद है सबको? एक इंडियन सिटीजन था जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया की बाहर चला गया, एक क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और एक और था थर्ड जिसकी मतलब इनकम कितनी हो, अप टू ₹15 लाख इन इंडिया। याद आया बेटा? फिर इसका एक एक्सेप्शन भी पड़ा था, यदि 15 लाख से ज्यादा हो तो क्या होगा, तो 60 डेज की जगह 120 डेज वाला सेकंड बेसिक कंडीशन में मॉडिफाइड हो जाएगा। मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल तो करनी पड़ेगी, मोर देन ₹15 लाख हुआ, लेकिन 60 दिन की जगह 120 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में तो 365 डेज आपको चेक करना होगा। हाँ बेटा, कोई डाउट? ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यदि वो पर्सन क्या है, रेजिडेंट, रेजिडेंट के लिए आपने क्या चेक किया, बेसिक कंडीशन। अब वो ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी किसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा, यदि दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाती है। कितनी बेटा? दोनों एडिशनल कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है तो ऑर्डिनरी, और दोनों में से एक भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो नॉन ऑर्डिनरी। ये भी पढ़ लिया था अपन ने। सर ये एडिशनल कंडीशंस क्या है? इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कोई भी 2 साल वो इंडिया का रेजिडेंट हो, एंड 7 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे किया हो, कितना, 730 डेज और मोर, और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो गई तो ऑर्डिनरी, अदरवाइज नॉन ऑर्डिनरी, अदरवाइज। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, कंफर्म। शायद मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि अपन ने क्लास में 2 या 3 क्वेश्चंस किए भी थे, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा दिया था आपको। क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन फुलफिल होने से या तो वो रेजिडेंट बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा। यदि वो रेजिडेंट है तो फिर आपको फर्दर चेक करना होगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, और ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के लिए क्या चेक करना होगा, एडिशनल कंडीशंस। इतना मुझे लगता है कि याद भी हो गया है, और अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चंस भी लिए थे। याद है सबको? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जितना मुझे याद है मैंने होमवर्क के लिए दिया था, और मुझे उम्मीद है कि तुम सबने ट्राई कर लिया होगा। यदि नहीं भी किया तो मैं प्रिज्यूम करता हूं कि कर लिया। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्या किया तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5,
डॉक्टर ए, इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक, प्रोफेसर इन IIM लखनऊ, left India on September 15, 2025 for USA to take up a professor job in MIT, USA. Determine his residential status for assessment year 26-27, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर है 25-26 और असेसमेंट ईयर है 26-27. लास्ट बेंच राइट हैंड साइड बेटा, तुम बताओगे करना क्या है इस क्वेश्चन में. तुम्हारी पहली क्लास है, लेफ्ट वाली बच्चे तुम्हारी पहली क्लास नहीं, तुमने सारे क्लासेस लिया. इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है तो सेकंड बेसिक कंडीशन आपको चेक ही नहीं करनी है. यदि ये रेजिडेंट होगा तो ओनली पहली बेसिक कंडीशन के आधार पे होगा 182 डेज. अब आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने होंगे जो तुमने कर लिए होंगे कि कितना स्टे इंडिया किया है. तो कितना कितना आ रहा है बच्चे का बताऊंगे. 168 लाओ, सिर्फ 3 या 4 बच्चों की आवाज आई है. 168 स्टे इन इंडिया. बाकी जल्दी बताओ बेटा. सितंबर के कितने दिन आएंगे, अक्टूबर के, नवंबर के, पंद्रह सितंबर तक काउंट किया जाएगा क्योंकि 15 सितंबर को तो उसने इंडिया को लीव ही कर दिया. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो काउंट ही नहीं होगा. ये तो इंप्लाइड है. समझ में आ गया बेटा. ई लेफ्ट इंडिया, इंडिया छोड़ के चला गया. आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंडिया में कितना स्टे किया. तो इंडिया में कब तक स्टे किया, 15 सितंबर. कब तक स्टे किया, 15 सितंबर. अपना प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल टू मार्च. तो अप्रैल से कहानी स्टार्ट होगी. तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं, वी आर जीनियस. मई में, जून में, आवाज नहीं आ रही, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जिस दिन वो इंडिया को लीव कर रहा है वो भी क्या किया जाएगा, स्टे इन इंडिया में काउंट किया जाएगा. कितने नंबर ऑफ डेज हुए, 168. एक बार चेक कैलकुलेट कर लेना, सही आ रहा है ना ये. और कितनी रिक्वायरमेंट थी, तो ये क्या माना जाएगा. आवाज नहीं आ रही, लॉक कर दूं. मिस्टर अनिल एन इंडियन सिटीजन, ये भी सेम क्वेश्चन है. वही एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के पास जा रहा है, इंडियन सिटीजन. बट यहाँ पे क्या है, डेज चेंज कर दी इन्होंने. 15 की जगह ले लिया 22 सितंबर. तो वही अप्रैल के 30, मई, जून, जून में कितने 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में 15 की जगह 22. कितने आए बेटा, कैलकुलेट करो. 1 अगेन 182 डेज नहीं है. तो क्या हो गया, ये क्या फर्जी क्वेश्चन है. समझ में आ गया, लेवल ही नहीं है. मैंने पहले ही कह दिया था कि टैक्स से इजी कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है. यस, यहां तक क्लियर है सबको. एक कंसेप्ट हमें पढ़ना है, जल्दी से पढ़ लेते हैं फटाफट. छोटा सा कंसेप्ट है. सीबीडीटी हमें पता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो बोर्ड है, बोर्ड समझ में आता है. सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उनका एक क्लेरिफिकेशन आया हुआ है. क्या आया हुआ है, क्या क्लेरिफिकेशन आया हुआ है, ध्यान से पढ़ना बेटा. इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन मतलब भारतीय नागरिक. यदि कोई भारतीय नागरिक है जो क्रू मेंबर है, क्रू मेंबर है मतलब शिप में जॉब करने वाले लोग. तो यदि कोई भारतीय नागरिक जो किसी क्रू मेंबर है, किसी फॉरेन बाउंड से, मतलब जो इंडिया के बाहर जा रहा है, मतलब ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया. फॉरेन बाउंड से मतलब जो इंडिया से ओरिजिनेट हो रहा है और जिसका डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशियस हो, मतलब इंडिया के बाहर. मतलब ऐसा कोई भी शिप जो इंडिया से ओरिजिनेट होके इंडिया के बाहर जा रहा है,
तो मैं यहां पे किसके एंगल से बात कर रहा हूं? क्रू मेंबर। समझ में आ रही बात? तो यदि कोई भी इंडियन सिटीजन है, बोलो मेरे साथ, कोई भी इंडियन सिटीजन है और जो क्रू मेंबर है, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन नहीं है, कुछ और है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन के रिगार्डिंग है। ये जो सर्कुलर आए किसके रिगार्डिंग आए? नंबर ऑफ डेज के रिगार्डिंग। वो नंबर ऑफ डेज तो वही रहेंगे। बेसिक कंडीशन में कितनी कंडीशन है? 2, 182 डेज जो सबके लिए फुलफिल करनी पड़ती है। लेकिन यदि आप किसी इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो तो वो 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल, देखो जो भूल जाए वापस से देखो। सेकेंड बेसिक कंडीशन की जो सेकेंड एक्सेप्शन है, जो अपन एक्सेप्शन पढ़ी थी कि सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करनी पड़ती, उसकी सेकंड एक्सेप्शन पढ़ो, यही दिया हुआ है। तो भैया उसके लिए 60 डेज वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी नहीं, वो तो मैं पता है ऑलरेडी, 182 डेज के आधार पे होगा। लेकिन 182 डेज कैलकुलेट करते टाइम कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन है। ये समझ में आ गया इसका पर्पस क्या है? बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन में जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, नई कोई बात नहीं बता रहा हूं मैं नया क्या बता रहा हूं कि जो नंबर ऑफ डेज आप कैलकुलेट करोगे ना 182 डेज, तो 182 डेज में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि समझो, ये क्लेरिफिकेशन क्यों आया है, ठीक है, ये सिर्फ है, ये सिर्फ इंडिया के बाहर जा रहा है, फिर वापस से इंडिया में आएगा। तो जब तक इंडिया के बाहर रहेगा तो क्रू मेंबर इंडिया में स्टे नहीं माना जाएगा, इंप्लाइड है। बट यहां पे क्लेरिफिकेशन के पर्पज के लिए है कि कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई से बाहर जाने वाला है तो ऑब्वियसली आपको पता है कुछ पेपरबाजी तो होती होगी ना। ये मूवीज में भी देखा होगा कि कैप्टन आता है, वहां के क्रू मेंबर्स आते हैं, वो साइन करते हैं कि हाँ मेरी ड्यूटी आ गई इस शिप के ऊपर, तो कुछ पेपर साइन करते होंगे कि यस मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं कुछ क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, कोई भारतीय नागरिक जो क्रू मेंबर है ऑफ द फॉरेन बाउंड शिप का मतलब originated from India and destination outside India, living India, following days shall be treated as stay outside India। ये माना जाएगा कि वो इंडिया के बाहर स्टे किया है। कहां से काउंट किया जाएगा? फ्रॉम द डेट एंटर इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप। मतलब जब सिर्फ इंडिया के बाहर जा रहा है वो वाला डेज नहीं, जैसे ही जो सिर्फ इंडिया के बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कोई पेपर तो साइन करना पड़ेगा। और यहां पे वो सर्टिफिकेट कौन सा है? सीडीसी। क्या बोलते हैं उसको? सीडीसी, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इजी लैंग्वेज में आपको ये याद रखना है कि जब आप जॉब ज्वाइन करते हो, क्योंकि शिप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो उनकी जॉब सफल करती रहती है। ये समझ में आता है? तो मेरी जॉब लग गई, भैया मैं बाहर जाने वाला हूं, क्योंकि भैया बाहर जाने का मतलब ये तो नहीं कि आप 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे शिप के अंदर जो लोग जॉब करते हैं उनका अलग है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो शिप के अंदर काम करता है, उसका क्या 21 डेज लगातार जॉब है, नो सैटरडे संडे। शिप की जॉब अलग होती है बेटा। शिप की जॉब जो आप मानते हो 5 डेज वर्किंग सैटरडे संडे, और वो नहीं होता। वो सैटरडे संडे कैसे होगा भैया? आप समझो, मेरा शिप है वो अमेरिका जा रहा है और अमेरिका जाके आने में लगेंगे फॉर एग्जाम्पल 150 दिन। सैटरडे संडे छुट्टी है क्या उसकी? समझ में आ रही बात? तो इनकी वर्किंग अलग होती है। क्या होती है? तो इसलिए हमेशा क्या होता है, सर्टिफिकेट साइन किया जाता है, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, मेरा नंबर आ गया, तुम्हारा नंबर आ गया। समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही जो सिर्फ इंडिया के बाहर जा रहा है उसमें जो भी क्रू मेंबर है उनके जैसे ही सर्टिफिकेट पे साइन किए जाएंगे, तो साइन करने का मतलब ये है कि आप इंडिया में स्टे नहीं करते। समझ में आ गया? अब वो गया, जाके वापस आएगा तो अगेन उसको साइन ऑफ करना पड़ेगा कि यस मेरा काम खत्म हो गया। आने से मतलब नहीं होगा सिर्फ, ये सिर्फ वापस आएगा उससे काम नहीं होगा। जब ये सिर्फ वापस से इंडिया में आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज लेना पड़ेगा। तो वापस से मैं क्या करूंगा? साइन ऑफ करूंगा। तो जिस दिन मैंने साइन किया और जिस दिन मैंने साइन ऑफ किया, वहां से लेके जो भी आपका पूरा टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या होगा? काउंट नहीं किया जाएगा इंडिया के अंदर स्टे के अंदर। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल, ये इंडियन शिप है, ये शिप है जो इंडिया के बाहर जा रहा है, वापस इंडिया में आ रहा है।
फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए पर्सन दैट इज अ ए, ये क्रू मेंबर है, क्या ये क्रू मेंबर है जो जॉब करता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ जाने वाला है, तो फॉर एग्जाम्पल जाने वाला है 18 तारीख को, लेकिन 17 तारीख को इसने क्या किया, साइन कर दिया। कब साइन किया, तो 17 से लेके जब ये सिर्फ इंडिया के बाहर है, फिर जब ये इंडिया में आएगा फिर वापस से क्या करेगा, साइन ऑफ करेगा, और फिर साइन ऑफ किया फॉर एग्जाम्पल 5 महीने के बाद 21 तारीख को, तो 17 से लेके 21 तारीख तक का जो भी आपका टाइम है ये बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में बेटा? दोनों काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ एंटर नहीं, सर्टिफिकेट साइन, मतलब जिस दिन आप इंडिया में एंटर करते हो वाला टाइम पीरियड नहीं होगा। टाइम पीरियड जो काउंट किया जाएगा जब आपने जॉब ज्वाइन की और जब आपने जॉब को डिस्चार्ज किया, क्योंकि आप सर्टिफिकेट साइन से होता है, ना कि इस बात से होता है कि आपका सिर्फ इंडिया के बाहर कब जाना है। तो हो सकता है कि सिर्फ 3 घंटे बाद जाने वाला हो, 5 घंटे बाद जाने वाला हो, लेकिन जब आप साइन कर रहे हो कि यस मैं आ गया हूं इस सब पे, वो वाला डेट वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे अपन ने ऊपर क्या किया था, नॉर्मली अपन ने क्या किया था, जिस दिन मैं इंडिया को लीव करता हूं वो भी इंडिया के अंदर, स्टे के अंदर इंक्लूड किया जाता है या नहीं काउंट। समझ में आ गई बात? किसकी बात हो रही है बेटा? इंडियन सिटीजन। किसकी बात हो रही है? ये बाकी लोगों के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आप इंडियन सिटीजन हो और क्रू मेंबर हो ऑफ एनी शिप ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, लिविंग इंडिया, following day shall be treated as stay outside India. कहां से? From the date entered into CDC continuous discharge certificate in respect of joining a ship. जिस दिन आप सिर्फ ज्वाइन करने के लिए सर्टिफिकेट साइन कर रहे हो वहां से लेके एंडिंग, कहां पे एंड होगा? ऑन द डेट एंटर्ड इनटू द CDC इन रेस्पेक्ट ऑफ साइन ऑफ द जॉब, साइन ऑफ द। समझ में आ गया? I think clear to everyone. इस कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन दिया हुआ इलस्ट्रेशन 7। और कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन लिख लिया फिर, इससे कि जब आपको फ्यूचर में रिवीजन करना हो तो प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मैंने कंपाइलर के अंदर बहुत सारे इलस्ट्रेशन कवर कर रखे और कंसेप्ट के साथ, जिससे कि प्रोविजन प्लस क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए। मिस्टर रमेश इज एन इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक, member of the crew of the London bound foreign bound ship engaged in carriage of the passenger in international traffic departing from Mumbai port on 10th August 2025. From the following details for the previous year 25-26, determine the residential status of Mr. Ramesh for assessment year 26-27, assuming that his stay in India in the last 4 previous year preceding previous year 25-26 is 380 days and last 7 previous year preceding previous year 25-26 is 780 days. वो तो अपने को बोल लिखना पड़ेगा ना। तूने बिल्कुल सही बोला, ये देखना ही नहीं है, क्योंकि कौन है ये? क्रू मेंबर, इंडियन सिटीजन। तो पहली बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी, और पहली बेसिक कंडीशन है 182 डेज है। अब जब 182 डेज आप काउंट करोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कहां से लेके कहां तक का टाइम पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। तो कहां से कहां तक का टाइम पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा? फ्रॉम द डेट एंटर इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय द मिस्टर रमेश। डेट एंटर इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप बाय द मिस्टर रमेश। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। तो कितने डेज काउंट नहीं किए जाएंगे? 10 अगस्त से लेके 13 फरवरी तक का जो भी टाइम पीरियड है वो काउंट नहीं किया जाएगा एज स्टे इन इंडिया, और जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है वो स्टे इन इंडिया माना। ये बात समझ में आ गई? तो कोई बता सकता है कितना टाइम पीरियड है जो स्टे आउटसाइड इंडिया है? कितना रहा है? 187।
स्टे आउटसाइड इंडिया कहां से कहां तक का काउंट किया जाएगा? जैसे ही आपने सर्टिफिकेट साइन किया कि मैं इंडिया के बाहर जाने को रेडी हूं, मैंने अपनी जॉब को मतलब ले लिया जिम्मेदारी, और जब मैंने वापस से साइन ऑफ किया, वो वाला टाइम पीरियड स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो कहां से कहां तक का? 10 अगस्त से लेके 13 फरवरी। ये क्लियर है? डेज कैलकुलेट करने आते हैं तो 10 अगस्त का मतलब कितने नंबर ऑफ डेज हो गए? 21 या 22? आवाज नहीं आ रही। 21 या 22? दस अगस्त भी माना जाएगा कि आपने इंडिया के बाहर स्टे किया। तो आपने इंडिया में कितना स्टे किया? यही तो अपन ने बोला था कि जिस दिन जैसे ही आपने क्या किया, सर्टिफिकेट को साइन किया, तो जिस दिन आपने सर्टिफिकेट को साइन किया वो दिन भी आउटसाइड इंडिया है। तो आप इसको इजी लैंग्वेज में बोलो बेटा, तुमने इंडिया में कितना स्टे किया? 9 डेज। 9 डेज इन अगस्त। 10 अगस्त को मैंने क्या किया बेटा? मैंने सर्टिफिकेट साइन कर लिया। जैसे आपने सर्टिफिकेट साइन किया तो ये क्या होना जाएगा? आपने इंडिया के बाहर स्टे किया। तो आपने इंडिया में कितना स्टे किया अगस्त में? 9 दिन। टोटल डेज कितने होते हैं अगस्त में? 31। मैंने पहले ही बोला था मैं सिली मिस्टेक हमेशा करता हूं जानबूझ के, क्योंकि कॉन्फिडेंटली, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप अकेले होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं अगस्त में? 31। तो 31 में से नोट आना यार। आवाज नहीं आ रही? फिर आवाज नहीं आ रही? 22 लॉक कर दो। अगस्त के बाद क्या आता है बेटा? वी आर जीनियस। 30। सितंबर में 30, सितंबर के बाद अक्टूबर में 31, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, आवाज नहीं आ रही, फरवरी में वैसे 20 डेज होते हैं, फरवरी में 20 डेज है, लेकिन 13 फरवरी को उसने साइन ऑफ कर दिया। तो जैसे ही साइन ऑफ किया मतलब इंडिया में आ गया, और साइन ऑफ करते ही जिस दिन साइन ऑफ कर रहा है वो भी दिन स्टे आउटसाइड इंडिया है। मतलब 14 फरवरी को वो इंडिया में स्टे कर रहा है, वैलेंटाइन डे के लिए आ गया हो। न्यूज का पर्सनल मैटर है, अपने को क्या लेना देना। ठीक है, क्या किया? सारा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन 13 फरवरी तक क्या है? वो स्टे आउटसाइड इंडिया है। तो ये टाइम पीरियड क्या माना जाएगा? स्टे आउटसाइड इंडिया। कितना आया? 188। कोई बताएगा प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365 में से यदि 180 डेज में इंडिया के बाहर स्टे किया है, 365 में से यदि 180 डेज मैंने इंडिया के बाहर स्टे किया है, तो कोई बता सकता है मैंने इंडिया में कितना स्टे किया है? -365 बेटा ये लॉजिक समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ डेज प्रीवियस ईयर में कितने होंगे? 365। यदि लीप ईयर है तो बात अलग। लीप ईयर में कितने होते हैं बेटा? 360। लेकिन ये लीप ईयर तो है नहीं। चल लीप ईयर क्या होता है? डिवाइडेड बाय 4। वैसे पता होगा फिर भी बता देता हूं। एंड 2026 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4। ये डिवाइडेड बाय 4 नहीं होता यार। ये मतलब तुम कैलकुलेट करो, मैंने नहीं किया। 17 नहीं, ये 188 आएगा, 189 आएगा। वापस से कैलकुलेट करो बेटा। इसलिए हमेशा बोलता हूं बेटा, टैक्स कभी भी पढ़ना मत। टैक्स जब भी बैठो ना तो करने के लिए बैठो, क्योंकि ऐसी सिली मिस्टेक भी हो जाती है। नहीं 14 तारीख को तो वो वैलेंटाइन डे के लिए आ गया ना यार। 13 फरवरी को से साइन ऑफ किया और 13 फरवरी तक स्टे आउटसाइड इंडिया, तो 30 नहीं आएगा ना। यस 188 एवरीवन। 365 में से 188 माइनस कर दो 1, और रिक्वायरमेंट कितनी है? 182। क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई? नहीं। तो क्या माना जाएगा? सेकंड ऐसी कंडीशन फुलफिल होगी नहीं। और जब ये नॉन रेजिडेंट है तो 4 डालू किसका? एडिशनल कंडीशन का। तो नॉन रेजिडेंट मतलब नॉन रेजिडेंट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आवाज नहीं आ रही? कौन है ये? समझ में आ गया? हाँ बेटा तेज बोलो।
हाँ, बिल्कुल। नहीं, ये लिखना पड़ेगा ना, सेकंड बेसिक कंडीशन आपको चेक ही नहीं करनी, क्योंकि कौन है ये, क्रू मेंबर ऑफ शिप, इंडियन सिटीजन, क्रू मेंबर। रीजन समझ में आ गया? ये इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर है, इसलिए सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, ओनली 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल हुई नहीं, इसलिए कौन बन गया ये, नॉन रेजिडेंट। कौन बन गया ये, नॉन रेजिडेंट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, कंफर्म्ड। मैंने अपने कंपाइलर में क्या किया है, जो तुम लोगों को बुक दी गई है, बुक फॉर्म में तुम्हें कंपाइलर दिया है, तो उस बुक के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर किए, एक जनरल क्वेश्चंस और एक आईसीएसआई मॉड्यूल के क्वेश्चन। आईसीएसआई मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने अनसॉल्व रखा है, क्योंकि उसके आंसर तुम्हें आईसीएसआई मॉड्यूल से वैसे मिल जाएंगे कभी भी चेक करना हुआ तो। और बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए उनके आंसर्स भी दिए, लेकिन आंसर्स आपको एक बार चेक करने नहीं है अभी फिलहाल। तेजी, इंडियन सिटीजन, एक्सपोर्ट मैनेजर, कौन है ये, एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ अर्जुन ओवरसीज लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी सिंस 1 मई 2021. He has been regularly visiting USA for export promotion. मतलब जॉब के लिए बाहर नहीं जा रहा है। ये होता है अपन ने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, वापस से पढ़ना। पहला पॉइंट क्या था एक्सेप्शन का, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब लगातार बाहर जा रहे हैं। जैसे होता है ना, आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपके भाई है किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो उनको क्या करते हैं, 3 साल के लिए बाहर भेज देते हैं, पता होगा, 2 साल के लिए बाहर भेज देते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। ये एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर नहीं जा रहा, ये तो इंडियन कंपनी में जॉब करता है और मार्केटिंग के पर्पज के लिए घूमता रहता है, कभी ऑस्ट्रेलिया कभी जापान, तो वो अलग बात है। तो तेजिर इंडियन सिटीजन इज एन एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ अर्जुन ओवरसीज लिमिटेड इंडियन कंपनी सिंस 1 मई 2021. He has been regularly visiting USA for export promotion. रेगुलर विजिटिंग मतलब 3 दिन बाहर गया, फिर वापस आ गया, फिर बाहर गया, फिर वापस आ गया, मतलब जैसे बोलते हैं मीटिंग करने के लिए जाना पड़ता है आपको। तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर नहीं जा रहे हो, आप मीटिंग करने के लिए बाहर जा रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए बाहर जा रहे हो। He spent the following days in USA during the last 5 years. हाँ बेटा, अब वो आपको देखना पड़ेगा। थर्ड वाली कंडीशन तो सारे इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि जो थर्ड कंडीशन पे आपको आना ही नहीं है ना, यहां पे नॉर्मल पॉइंट अभी अपन आएंगे 1 बाय 1। तो प्रीवियस ईयर एंडेड, पहली बात तो इन्होंने क्या बोला कि अपना जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है अपना 25-26 वही होगा। डिटरमाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 assuming that prior to the 1st May 2021 he had never traveled abroad. इससे पहले उसने कभी भी ट्रेवलिंग की नहीं, वो परमानेंटली स्टे ओनली इंडिया में करता था। कब से पहले, 1 मई 2021 से पहले। तो यहां पे इन्होंने क्या दे रखा है, ये आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है। कौन सा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हुआ आपका, ये आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, और ये फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है। ये सबको समझ में आता है बेटा। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ये क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी कभी मत करना। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया नहीं दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन यूएसए। मतलब बच्चा क्या बोलता है 295 सर 182 हो गया, इतना जल्दीबाजी मत क्या, जल्दी का काम शैतान का। और वैसे भी जो बच्चे सब लो पढ़ते हैं, लो वाले बच्चों को कभी भी जल्दीबाजी करनी नहीं चाहिए, एक एक बात का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हल्का सा भी कहानी के अंदर इधर उधर करोगे तो पूरी कहानी बदल जाती है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया नहीं दिया है, नंबर ऑफ डेज
तो टोटल नंबर ऑफ डेज में से मैं जो यूएसए में स्पेंड किया वो माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। ये आता है सबको, ये मजा आता यदि यहां पे इन्होंने लीप ईयर ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ तो अपने को याद रखना पड़ता, क्योंकि 2024 इज डिवाइडेड बाय 4। लेकिन या तो क्या इन्होंने ब्रैकेट में लीप ईयर दे दिया तो बच्चे से अब गलती होगी नहीं, अब तो इतना पढ़ ही लेगा। यस, मुझे जल्दी जल्दी बताते जाओ। पहले अपन बात करते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 25-26 नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया कितना आएगा, 70। वैसे तो ऊपर दे भी रखा है, शायद ये दिया हुआ नहीं है। कैसे आया, 365 माइनस 295। ये क्लियर है सबको? 24-25 आवाज नहीं आ रही। 55 31 मार्च 2024 23-24 कितने नंबर ऑफ डेज है, 366 माइनस 270 कितना आया, लॉक कर दूं एवरीवन। और 22-23 में 215 एंड 21-22 में 45 लॉक कर दूं। राज ओपन हो ही गया आपके सामने। ये सही है कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, तुम लोगों ने कैलकुलेट की है। क्या पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है? क्या पहली बेसिक कंडीशन क्या है, जल्दी बताओ बेटा। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज आपने इंडिया में स्टे किया है, वो तो नहीं किया, लेकिन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में यदि आप 60 डेज स्टे करते हो, जो आपने 60 डेज स्टे किया, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितने डेज, 365 डेज, वो फुलफिल हो रहा है क्या? तो क्या हो गया ये, देखो, he satisfy the basic condition, he satisfy the basic condition, thus he is a resident in India for the previous year 25-26। यहां तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? सबको समझ में आ रहा है? अपन ने प्रोविजन पढ़ लिए, प्रोविजन याद भी हो गए, अपन कर क्या रहे, प्रोविजंस को अप्लाई करना सीख रहे हैं कि क्या हम प्रोविजन से अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? लेकिन क्या आंसर यही खत्म होगा? मैंने बार बार रिपीट किया, यदि रेजिडेंट है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन कैलकुलेट करो एक बार। जल्दी बताओ बेटा, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है? यदि आप आराम से देखोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। दो एडिशनल कंडीशन है बेटा। प्राइमा फेसी 2021 से पहले मैं इंडिया के बाहर गया ही नहीं, तो मैं रेजिडेंट ही हूं, तो ऑब्वियसली पहली एडिशनल कंडीशन तो फुलफिल हो गई। और सेकंड बेसिक कंडीशन है 730 डेज, पूरा 4 इयर्स में कंप्लीट हो रहे नहीं, 4 इयर्स में कितने आए थे, लेकिन 3 साल में भी देखोगे तो आपके 730 आराम से आ जाएंगे, कैलकुलेट कर ले। यस और नो? तो ई सेटिस्फाइज बोथ एडिशनल कंडीशन। यहां पे दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अपने मतलब बुक में चेंज कर देना कि यहाँ पे दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए मिस्टर तेजी क्या है, रेजिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन?
आई थिंक क्लियर। अब चलो एक काम करता हूं, कुछ होमवर्क भी ले लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना अपन ने पढ़ा है समझ में आ रहा है। इलिस्ट्रेशन 9 होमवर्क एंड इलिस्ट्रेशन 10 भी होमवर्क। ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है। कौन कौन से? 9 एंड 10 कर लोगे एवरीवन। और मुझे लगता है शायद समझ में आ गया आपको, सबको आ गया। कोई डाउट है किसी को भी? बहुत छोटे छोटे प्रोविजन है, लेकिन ये आपको बारीकी का ध्यान देना पड़ता है, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना पड़ता है। मैंने पहले क्लियर किया था कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस जो हमें कैलकुलेट करना है वो ओनली इंडिविजुअल का कैलकुलेट नहीं करना, एवरी पर्सन। अभी अपन ने किसकी बात की? सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन की बात की। यदि कोई पर्सन बिजनेस कर रहा हो इन द फॉर्म ऑफ एचयूएफ तो क्या होगा? फर्म तो क्या होगा? तो पहले अपन बात करते हैं एचयूएफ की। अब किसकी बात करेंगे हम? और शायद याद होगा मैंने फर्स्ट डे बताया था, मैंने बता दिया शायद, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इनके 3 स्टेटस होते हैं, बताया था। इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा जितने भी पर्सन, उनके सिर्फ 2 ही स्टेटस होंगे, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। इंडिविजुअल एचयूएफ की 3 स्टेटस होंगे, ऑर्डिनरी भी हो सकता है, नॉन ऑर्डिनरी भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। जैसे अपन इंडिविजुअल के लिए करते हैं वैसे ही आपको एचयूएफ के लिए भी करना है। क्या करना है कि पहले चेक करना होगा कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और यदि रेजिडेंट है तो फिर ये चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सर कैसे चेक किया जाएगा? एचयूएफ क्या है? बिजनेस फॉर्म है। एचयूएफ क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो आपने एचयूएफ फर्म बना रखी है। जब आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हो, कंपनी बनाते हो, तो वैसे एचयूएफ भी होता है। एचयूएफ का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यदि एचयूएफ का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट, तो पूरा कंट्रोल या पार्टली कंट्रोल भी यदि क्या है बेटा इंडिया में, तो रेजिडेंट। और यदि पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बारे तो नॉन रेजिडेंट। किसकी बात हो रही है? जो भी आपका एचयूएफ है, यदि वो कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट, यदि पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट किसका बेटा? एचयूएफ का। तो कोई भी एचयूएफ यदि आपने फॉर्म किया, यदि उसका पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट यदि इंडिया के बाहर से किया जाता है, किससे किया जाता है? तब तो वो नॉन रेजिडेंट है। यदि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट तो सभी, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट यदि इंडिया है तब तो रेजिडेंट है ही। यदि पार्टली कंट्रोल मैनेजमेंट भी यदि इंडिया में है तो भी क्या माना जाएगा? ये क्लियर है? मतलब कंट्रोल और मैनेजमेंट जरूरी नहीं पूरा का पूरा इंडिया में हो, यदि पार्टली भी यदि इंडिया में होगा, मैं भी पार्टली और मैं भी ओनली, मतलब आप नॉन रेजिडेंट तभी बनोगे जब पूरा का पूरा कंट्रोल क्या होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? यदि पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा मैनेजमेंट यदि इंडिया के बाहर है तब आप नॉन रेजिडेंट हो, अदरवाइज आप क्या माने जाओगे? रेजिडेंट माने जाओगे। और यदि कोई भी एचयूएफ यदि रेजिडेंट है तो फिर 2 बातें होगी, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। यहां तक क्लियर है? यदि कोई भी एचयूएफ का पूरा कंट्रोल, यदि कोई भी एचयूएफ का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट यदि इंडिया के बाहर है तभी वो नॉन रेजिडेंट है, अदरवाइज वो ऑलवेज क्या माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा। और यदि एचयूएफ यदि रेजिडेंट है तो फिर 2 बातें होगी, या तो वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। या तो वो ऑर्डिनरी मतलब जनरली आप इंडिया में रहते, तो एचयूएफ कैसे रहेगा? तो एचयूएफ में ढूंढ के देखो, झांक के देखो। तो एचयूएफ में झांक के देखोगे तो क्या दिखेगा बेटा? मेंबर। क्या दिखेगा? तुम क्या बोलो? घर के अंदर झांक के देखो, क्या दिखेगा? घर, रूम्स दिखेंगे ना। तो एचयूएफ के अंदर झांक के देखोगे तो क्या दिखेगा? उसके पर्सन दिखेंगे। पर्सन मतलब मेन पर्सन को क्या बोलते हैं? कर्ता। और बाकी मेंबर्स को क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? को पार्टनर या कर्ता? कर्ता। समझ में आ गई? तो जब अपन ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी की बात करेंगे तो अपन किसको देखेंगे? कर्ता को देखेंगे। और यदि कर्ता ने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, मैं नहीं बताऊंगा एडिशनल कंडीशन सेम,
जो आपने इंडिविजुअल में जो दो एडिशनल कंडीशन पढ़ी थी वही की वही कंडीशन आपको यहां पे चेक करनी है, और दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, बोलो ऑर्डिनरी अदरवाइज नॉन ऑर्डिनरी, और ये एडिशनल कंडीशन कौन सेटिस्फाई करेगा? कर्ता। समझ में आ गई बात? यस, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यदि कोई भी एचएफ यदि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट यदि पूरा का पूरा इंडिया के बारे तो नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट मतलब नॉन रेजिडेंट, और यदि उसका कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया में तब भी रेजिडेंट, और यदि पार्टली कंट्रोल मैनेजमेंट यदि इंडिया में तब भी रेजिडेंट, और यदि रेजिडेंट है तो फिर आपको चेक करना है ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। तो यदि वो एचएफ का कर्ता यदि दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन यदि सेटिस्फाई कर देता है, कौन सी वाली एडिशनल कंडीशन? वही इंडिविजुअल वाली, तो वो एचएफ क्या माना जाएगा? रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी, अदरवाइज नॉन ऑर्डिनरी। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया बेटा? दो एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी है? सिर्फ 4 साल में से 4 में से 2 साल क्या होना चाहिए? वो 4 नहीं 10, तो 10 इमीडिएट प्रेसिडेंट प्रीवियस ईयर्स में से कोई भी 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए। एंड एक और कंडीशन है कौन सी? जो 7 इमीडिएट प्रेसिडेंट प्रीवियस ईयर्स में वो इंडिया में स्टे किया हो 730 डेज और मोर। समझ में आ गई बात? Illustration 11, कर्ता of an HUF comes to India every year for a minimum period of 60 days and maximum 91 days. Determine residential status of the HUF for the assessment year 26-27. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि HUF का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में, क्योंकि वो साइलेंट है तो इसका मतलब क्या बन गया? वो रेजिडेंट। लेकिन वो ऑर्डिनरी है नॉन ऑर्डिनरी, उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? एचएफ कितना स्टे किया इंडिया में। तो कर्ता ऑफ एचएफ कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 60 डेज, मतलब मिनिमम कम से कम वो 60 डेज के लिए हर साल इंडिया में आ रहा है, और मैक्सिमम कितने दिन? 91 डेज। तो बताओ ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी? तुम लोगों को से समझ में आता है? 1 मिनट का टाइम देता हूं, तुम करके बताओ, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। जल्दी फास्ट। ये सबने बार ट्राई कर लिया। ये जो क्वेश्चन जो बना हुआ है ये एक्चुअली एडिशनल कंडीशन को चेक करने के लिए बना हुआ है, तो अपन ये लाइन लिख देंगे, वी एज्यूम दैट उसका मतलब एचएफ का जो भी कंट्रोल मैनेजमेंट है 100% या पार्टली इंडिया में सस्पेंडेड है, और यदि एचएफ का कंट्रोल मैनेजमेंट यदि इंडिया में है तो ये कौन है? रेजिडेंट तो है। अब जब ये रेजिडेंट है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? ये ऑर्डिनरी है नॉन ऑर्डिनरी, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन कितनी है? 2। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि वो रेजिडेंट है, तो पहली कंडीशन पे अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, अपन दूसरी एडिशनल कंडीशन में दिमाग लगाएंगे। दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या कहती है? 7 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितना स्टे होना चाहिए? नहीं, 730 डेज और मोर। 730 डेज भी काउंट है। ये क्लियर है सबको? मान लो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा भी हर साल कितने दिन रहा? 91, तो 7 इयर्स में कितने दिन स्टे कर लेगा? 637, जो 730 डेज से कम। तो क्या एडिशनल कंडीशन नंबर 2 फुलफिल हुई या नहीं हुई? नहीं फुलफिल की। किसने? कर्ता ने। और जब कर्ता ने एडिशनल कंडीशन नंबर 2 फुलफिल नहीं की, और यदि एक भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो बोलो क्या होगा? तो क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 12। अब होमवर्क दे दूं? ये समझ में आ गया तरीका कैसे निकालना है? एक और देख लेते हैं।
HUF is being managed partly from मुंबई, partly from मुंबई, मतलब थोड़ा सा मैनेजमेंट इंडिया में भी है, और इन्होंने परसेंटेज दिया नहीं, कितना परसेंटेज हो, 10% भी मैनेजमेंट यदि इंडिया में है तो क्या माना जाएगा रेजिडेंट। इन्होंने बोला जब 100% कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर होगा तभी नॉन रेजिडेंट है, अदरवाइज HUF रेजिडेंट है। ये क्लियर है सबको? तो HUF इज बीइंग मैनेज पार्टली फ्रॉम मुंबई, मुंबई बोले तो इंडिया, एंड पार्टली फ्रॉम जापान मतलब आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या बन गया रेजिडेंट। द कर्ता ऑफ द HUF इज फॉरेन सिटीजन, कौन है ये? फॉरेन सिटीजन, एंड कम्स टू विजिट इन इंडिया एवरी ईयर सिंस 1980 इन द मंथ ऑफ द अप्रैल फॉर 105 डेज। कब से? 1980 से एवरी ईयर वो 105 डेज के लिए इंडिया में आता है स्टे करने के लिए। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? 26, 27 का। मैं तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी बताओ। सबने कर लिया? बहुत सिंपल था, और अब मुझे लगता है प्रोविजन अप्लाई करने आ गए। मैंने पहले भी कहा था इनकम टैक्स को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला प्रोविजन, जो बच्चा रोज क्लास में आएगा उसको प्रोविजन आता है। सेकेंड स्टेप एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन, वो आपको ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तीसरा, जिनको प्रोविजन भी आता है, एप्लीकेबिलिटी आता है, फिर भी नंबर नहीं आएगा यदि वो ऐसे सुनते रहेंगे। आपको बार बार क्या करना पड़ेगा? लिख लिख के करना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बचपन से तुम्हारी आदत है कैलकुलेटर भी आंसर गलत दे देता है और फिर एग्जाम में जोड़ आता है, क्योंकि एग्जाम का जो लास्ट 1 मंथ होता है ना, वो प्रैक्टिस के लिए नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा व्हाई वी टेक क्लासेस ओनली फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि 1 महीने तो आप क्या करोगे, लास्ट के 1 महीने क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन कर लोगे, वो भी पढ़ के कर लोगे। तो करने का टाइम कब मिलता है? अभी। यही बेस्ट टाइम है जहां पे आप लिख लिख के कॉपी बढ़ो, जितनी कॉपीज बढ़नी है, जितने आपको पढ़ने बढ़ो, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं होगा। उस समय तो ऊपरी ऊपरी देख लोगे, ट्रिक देख लोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लोगे, हार्ड क्वेश्चन देख लोगे। तो इसलिए अभी आपको सुनना नहीं है, बार बार कर करके देखना है कि मैं भी सही कंप्यूट कराया, सही सामने वाले ने कर लिया, हाँ बिल्कुल तूने कर लिया तो मुझे भी आता होगा, ऐसा नहीं, खुद को करके देखना है। समझ में आ रही बात? तो ये कौन हो गया? रेजिडेंट। किसके आधार पे? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के आधार पे। अब आपको क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन किसके लिए देखी जाती है? कर्ता के लिए देखी जाती है। पहली एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो गई कि रेजिडेंट, रेजिडेंट। दूसरी भी हो गई, कैसे हो गई? 105 इंटू 7 और कितनी डेज की रिक्वायरमेंट है? 730, ये भी फुलफिल हो गई। तो क्या बन गया ये? रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? ये होमवर्क के लिए दे देता हूं, डाउट होगा तो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 13 होमवर्क है, कर लूंगी, कंफर्म? यस। नाउ एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एओपी। एओपी का फुल फॉर्म मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई का फुल फॉर्म बताया था बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मैंने बताया था कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, यदि उसको पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड कर दिया तो पार्टनरशिप फॉर्म है, अदरवाइज वो, यदि सब इंडिविजुअल है तो बीयूआई, और यदि इंडिविजुअल एंड कंपनी है तो एओपी, और यदि पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड कर दिया तो पार्टनरशिप फॉर्म। याद है बेटा? तो यदि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो यदि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, तो इसको अलग क्यों किया? अलग इसलिए किया क्योंकि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के 3 स्टेटस होते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के अब बाकी जितने भी पर्सन होंगे उनके सिर्फ 2 ही स्टेटस होंगे, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के बाद आपको कोई चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो 2 ही बातें होगी, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट के बाद आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी है नॉन ऑर्डिनरी है, ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? सिर्फ 2 ही पर्सन है, कौन कौन? इंडिविजुअल
एंड एचयूएफ, जिनके कितने स्टेटस होते हैं? 3 होते हैं, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी एंड नॉन रेजिडेंट। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के अलावा जितने भी पर्सन्स हैं उनका जो स्टेटस होगा वो 2 ही होगा, या तो वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। आई थिंक क्लियर। तो यदि कोई भी पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस, यदि उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट, यदि उनका कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा इंडिया में या पार्टली भी इंडिया में तो भी रेजिडेंट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। सर कैसे पता चलेगा कि किसी भी फर्म का या एओपी का या बीओआई का कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में? ये बताओ, कंट्रोल मैनेजमेंट किससे होता है? कंट्रोल मैनेजमेंट होता है पॉलिसी बनाने से। जो पॉलिसीज बनाते हैं उनके पास पावर होता है, जो पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हैं उनके पास पावर नहीं होता। क्या कह रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिसको पावर चाहिए होता है वो क्या बोलता है कि भैया मुझे एमपी नहीं बनना, मुझे एमपी नहीं बनना, मुझे पहुंच दो। क्योंकि पहुंच देने से क्या होगा? साइनिंग अथॉरिटी मिलेगी, तभी तो पावर होगा। मुझे जयशंकर बनाओ जो साइन करे, डिसीजन ले पाए, या प्राइम मिनिस्टर बनाओ जो डिसीजन ले पाए, मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो तो बढ़िया बात है, क्योंकि हर एमपी को पावर तो नहीं होता। एमपी तो एमपी है, एमएलए तो एमएलए। लेकिन यदि आपको कोई पहुंच दे दी तो आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, आप कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर हो, तो आपका पूरा पावर होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये होता है कि पॉलिसीज जो बनाते हैं, और पॉलिसीज कहां बनाई जाती है? मीटिंग के अंदर। तो जब मैक्सिमम मीटिंग होगी उसके आधार में पता चल जाएगा कंट्रोल मैनेजमेंट, जैसे पार्टनरशिप फर्म है उसकी सारी पॉलिसीज बनाई जाती है और उसके लिए मीटिंग होती है। फॉर एग्जांपल जापान में, तो आपको क्या समझ में आएगा कि उसका पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट कहां है? जापान। क्योंकि उसकी मीटिंग कहां हो रही है, उसके डिसीजन कहां लिए जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? AB and company is a partnership firm whose operations are carried out in India, लेकिन मतलब जो बिजनेस ऑपरेशन है वो इंडिया में, लेकिन all the meetings, क्या लिखा हुआ है? All the meetings of the partner take place outside the India, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स कहां रहते हैं? इंडिया के बाहर। तो सारे पार्टनर्स इंडिया के बाहर रहते हैं, तो उनकी सारी मीटिंग्स कहां होती है? इंडिया के बाहर, जापान में, श्रीलंका में, या कई बार। तो सब मतलब पूरा का पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल कहां है? इंडिया के बाहर। तो कौन है ये? नहीं आया समझ में? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, कंफर्म्ड। नाउ सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। सर कंपनी को क्यों अलग किया गया? क्योंकि उसमें कुछ और भी फॉर्मेलिटीज होती है, उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, पोइम, POEM। क्या वर्ड यूज किया गया है? पोइम, कविता नहीं। POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मतलब कंपनी का स्टेटस तो अलग तरीके से कैलकुलेट किया हुआ, इसलिए अलग अलग किया गया, लेकिन यहां भी 2 ही बातें होगी, 3 नहीं है। 3 तो सिर्फ 2 ही लोगों के लिए होती है। किन के लिए? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। कंपनी के लिए भी 2 ही स्टेटस होंगे। कौन कौन से बेटा? या तो वो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जितनी भी इंडियन कंपनीज है, कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी? तुम बताओगे बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडियन कंपनी? कंपनी लो पढ़ा है तो जनरली तुमने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि आप इंडियन कंपनी किसको बोलते हैं? जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में जो रजिस्टर्ड हो वो इंडियन कंपनी। बहुत सिंपल डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने पढ़ा भी होगा। जो भी कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले जो भी कंपनी लो बने हुए हैं, उन कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, इनकॉर्पोरेटेड होगी, उसको क्या बोला जाएगा? इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनीज ऑलवेज रेजिडेंट, लिस्टेड होना जरूरी नहीं है। छोटी कंपनीज भी तो होती है,
और बड़ी कंपनी जरूरी थोड़ी है कि यार लिस्टेड ही कराए, तो लिस्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, हमें रेजिडेंट की बात करनी है। तो इंडियन कंपनीज ऑलवेज रेजिडेंट, चाहे वो लिस्टेड हो, चाहे वो अनलिस्टेड हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। तो प्राइवेट है या पब्लिक है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन कंपनी, इंपॉर्टेंट क्या है। और इंडियन कंपनी किसको बोलेंगे, ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या उसके पहले के जो भी लॉज है कंपनी लॉ, उनमें जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, उसको अपन बोलते हैं इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनीज ऑलवेज, क्या बोला मैंने, इंडियन कंपनीज ऑलवेज इंडियन रेजिडेंट, समझ में आ गया। लेकिन जो फॉरेन कंपनी है, कौन सी कंपनी, फॉरेन कंपनी भी इंडियन रेजिडेंट बन सकती है यदि उनका पीओईएम, उनकी कविता, इनकी कविता फॉरेन कंपनीज की। तो जो बाकी जो अदर देन इंडियन कंपनीज है, जो अदर देन इंडियन कंपनीज है, उनको अपन क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनीज। तो फॉरेन कंपनीज भी रेजिडेंट मानी जाएगी यदि उनकी पॉइंट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया में है। क्या हो इंडिया में, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या हो इंडिया में। यदि जो फॉरेन कंपनीज है उनका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है यदि इंडिया में है, तो क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। क्योंकि आपको पता है कि अपने को एवरी ईयर डिटरमाइन करना पड़ता है, तो 8 साल चेक करेंगे ना, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट परमानेंट, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर एवरी प्रीवियस ईयर। पहली लाइन अपन ने पढ़ी थी रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में, भी पहली लाइन क्या थी, ये एवरी ईयर आपको डिटरमाइन करना, 8 साल चेक करना। तो जो भी आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, तो उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आपको देखना पड़ेगा कि वो जो फॉरेन कंपनीज है उसका पॉइंट क्या है, ये उसका पॉइंट मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसकी बोर्ड मीटिंग कहां होती है जनरली, वन ऑफ द फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स है, तो डिटेल में अपन जाएंगे नहीं, इतना रेलिवेंट नहीं है, इतना डीपली लेके नहीं जा रहा। तो यदि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया में है तो रेजिडेंट, और यदि उस फॉरेन कंपनीज का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। हाँ बेटा, ओनली सब्सिडियरी कंपनी नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। मतलब ओनली सब्सिडियरी कंपनी नहीं, इन्होंने सब्सिडियरी कंपनी वन ऑफ द फैक्टर नहीं दिया, इन्होंने फैक्टर दिए और भी बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, उतना डीपली जा नहीं रहा इसलिए बता नहीं रहा। तो यहां पे इन्होंने वर्ड दिया हुआ है पॉइंट गाइडलाइंस, ये पॉइंट गाइडलाइंस में बहुत कुछ दिया हुआ है, पूरे क्राइटेरिया से, बोर्ड मीटिंग कहां होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां के हैं, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, पॉलिसी डिसीजन कौन लेता है, बीओडी यदि डमी हो तो क्या होगा, बीओडी डमी जैसे मतलब ये था ना अपना मनमोहन सिंह था तो प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री था ही नहीं। सर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं था तो कौन था, कौन था, कौन था? ओके, तुम्हारे टाइम में नहीं बना ना, इसे तुम्हें ध्यान नहीं होगा। 2014 से पहले तुम बहुत छोटे बच्चे थे, ये एग्जाम्पल पहले में देता था, सब हंसते थे क्योंकि पहले वाले बच्चों को सब पता था। सोनिया गांधी, यदि आपने कभी उसकी रील्स देखी हो पुरानी जमाने की, तो पीछे मुड़ के देखता था, क्या बोलूं मैं, ओके ओके ये बोल दूं, तो सिंपल सा पॉइंट है। डमी लोग भी होते हैं, क्या होते हैं, तो डमी नहीं होना चाहिए, मतलब बीओडी कुछ कर ही नहीं सकते, वो पपेट हो, बोलते हैं पपेट है ये बोलता तो है लेकिन ये वही बोलता है जो ना। अपन कुछ फ्रेंड्स होते हैं, इससे बात मत कर, ये फ्रेंड वही करेगा या करेगी जो इसका फ्रेंड बोलेगा, ये तो पपेट है, इसका अपना दिमाग नहीं है, तो ऐसा भी होता है। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया दिए हैं, अपन डीपली जान ही रहे इसलिए मैं अवॉइड कर। तो आपको क्या याद रखना है, पॉइंट क्या याद रखना है कि यदि जो फॉरेन कंपनीज है उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया में है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। यस, अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो अपन ने क्यों डिटरमाइन किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उसका मेन जो पर्पज है वो है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम सर, मतलब समझो मेरी बात। कंसेप्ट ये जो मेरे जनरल क्वेश्चन है पहले उनकी बात करते हैं कि अपन ने क्यों कंप्यूट किया। देयर इज ए पर्सन मिस्टर ए, कौन है ये? इंडिया में भी कमाता है, और ये आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, ये तो आपको पता ही है कि देयर आर नंबर ऑफ पर्सन जिनकी इंडियन इनकम भी है और वो ओनली इंडिया से नहीं कमा रहे, वो डिफरेंट सोर्सेज से कमा रहे। क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है बेटा? तो देयर इज ए पर्सन जो इंडिया में भी कमा रहा है और फॉरेन में भी कमा रहा है। इंडिया में कमा रहा है फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपीस, फॉरेन में कमा रहा है 90 लाख रुपीस। अब बताओ इंडिया में तो कौन से इनकम पर टैक्स लगेगा? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा हु आर यू, तुम कौन। अब समझ में आई बात? मतलब मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस को पढ़ा दिया, उसकी जो इंपॉर्टेंस थी क्यों डिटरमाइन करना होता है रेजिडेंशियल स्टेटस, वो आज की क्लास में समझ में आएगा कि जो मिस्टर ए जो इंडिया में भी कमा रहा है और फॉरेन में भी कमा रहा है, ऐसे लोग हैं सर, बहुत लोग हैं। क्योंकि धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, अपने बिजनेस इंडिया के बाहर भी सेटअप करते हैं। आपके बहुत सारे नोन्स होंगे, जो रिलेटिव्स होंगे जिन्होंने इंडिया के बाद चाइना में, जापान में धीरे धीरे अपने बिजनेस सेटअप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता है वह ग्लोबलाइज्ड है, ओनली इंडिया में क्यों कमाए। जहां और वैसे बिजनेसमैन का रूल एक ही होता है, क्या कमाने का, क्या इंडिया, क्या जापान, क्या अमेरिका। जहां बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, जहां मार्जिन ज्यादा मिले, क्या मिले, जहां मार्जिन ज्यादा मिले, जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो, जहां पे प्रॉफिट मिले, तो बिजनेसमैन बोलता है पूरा वर्ल्ड ओपन। तो मीन्स दे आर नंबर ऑफ पर्सन। यहां पे अपन बात नहीं कर रहे कि ये, मैंने यहां पे इंडिविजुअल का एग्जांपल दिया, लेकिन ओनली इंडिविजुअल नहीं, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो यदि कोई भी पर्सन उसकी इंडियन इनकम भी हो और फॉरेन इनकम भी हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा सर इंडिया में कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा और फॉरेन में कौन से इनकम पर टैक्स लगेगा, या दोनों इनकम पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हो कि जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो वो पर्सन हु आर यू, तुम कौन। यदि ये मिस्टर ए रेजिडेंट हो, क्या हो, इंडियन रेजिडेंट, तो अंदर से क्या फीलिंग आएगी, मेरा बच्चा है। जब तू मेरा बच्चा है और तू यहां से कमा रहा है, इंडियन रेजिडेंट है, तो इंडिया का रहने वाला है, इंडिया से कमा रहा है, तेरा कनेक्शन इंडिया से, तो तू वर्ल्ड के कहीं से भी कमाए, टैक्स तो तेरे को इंडिया में देना पड़ेगा, क्योंकि तुम कौन हो, इंडियन रेजिडेंट। भैया तुम 182 डेज इंडिया में रहते हो या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हो, और तुम जापान में भी कमा रहे हो, तो कहां से कमा रहे हो, इंडिया से तो कमा रहे हो। कमा कहां रहे हो, जापान में, बात अलग है, लेकिन बच्चा तो तू मेरा है ना, तो मेरा बच्चा है तो देखे तो जा, नालायक। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? यदि आप इंडिया के रेजिडेंट हो, क्या हो, यदि आप इंडिया के रेजिडेंट हो, तो वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप कुछ भी कमाओगे, चाहे आपकी इंडियन इनकम हो चाहे आपकी फॉरेन इनकम हो, दोनों इंडिया में टैक्सेबल है, इंडियन इनकम भी एंड फॉरेन इनकम भी। लेकिन यदि आप नॉन रेजिडेंट हो, कौन हो, कोई जापानीज है, वो इंडिया से भी कमाता है, तो ऑब्वियसली इंडियन इनकम पर तो टैक्स देगा। क्या नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम पर भी इंडिया में टैक्स देगा? क्यों दूं तेरे को, क्यों दूं भैया, मैं रहने वाला भी जापान का, और जापान में मैंने जो 1 करोड़ कमाया उस पर टैक्स इंडिया में क्यों दूं? ठीक है, मैं जापान का रहने वाला हूं, लेकिन इंडिया से यदि 40 लाख कमा रहा हूं तो 40 लाख पर टैक्स दे दूंगा, इंडिया से जो कमाऊंगा वो इंडिया में टैक्स दे दूंगा। यस और नो? तो नॉन रेजिडेंट ओनली कौन से इनकम पर टैक्स देगा, इंडियन इनकम। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मतलब
टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम के पर्पस के लिए आपको इनकम को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करना है? दो। इनकम दो टाइप की होती है, वैसे तो इनकम इनकम ही होती है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबिलिटी अभी अपन ने दो वर्ड यूज करे, इंडियन इनकम, तो इनकम को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जल्दी बताओ? वन इंडियन इनकम एंड सेकेंड इज फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम, कोई कंफ्यूजन है किसी को? जल्दी बताओ सर, फॉरेन इनकम का मतलब क्या होता है? अदर देन इंडियन इनकम। अदर देन इंडियन इनकम, जो इंडियन इनकम नहीं है उसको फॉरेन इनकम बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन इनकम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन इनकम कैसे बोलेंगे? ये इंडियन इनकम है, कैसे पता चलेगा? इन्होंने बोला 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इंडियन इनकम कौन सी होती है? रिसीव्ड इन इंडिया। जो इनकम आपने इंडिया में रिसीव्ड की है, जल्दी नहीं है, टाइम लगेगा। ये पूरा टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें 1 घंटा लगेगा, तो धीरे धीरे जो बोलता जा रहा हूं समझते रहो। दो टाइप की इनकम, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम, क्योंकि अब अपने अभी बात की कि टैक्सेबिलिटी किसके आधार पे होगी, कि वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। तो अब प्रैक्टिकली आपको आइडेंटिफाई करना भी तो आना चाहिए ना, कि सर कैसे बोला जाएगा कि ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। तो इंडियन इनकम के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे? 4 पॉइंट्स आएंगे। कितने पॉइंट्स आएंगे? आवाज नहीं आ रही? जो भी इनकम इंडिया में रिसीव्ड है, क्या बेटा? सर रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रिसिप्ट। इसलिए बहुत बार आपको कंफ्यूजन आएगा रेमिटेंस में और रिसीव्ड के अंदर। सर रेमिटेंस एक ग्रामर का वर्ड है। रेमिटेंस मतलब भेजना, मतलब आपने कोई अमाउंट जापान में रिसीव कर लिया और जापान में रिसीव करके आपके कोई रिलेटिव है जो इंडिया में रहते हैं, आपने अमाउंट भेज दिया, तो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ओनली रेमिटेंस। मतलब आपने रिसीव तो इंडिया के बाहर किया, आपने इंडिया में भिजवा दिया। नहीं समझ में आई बात? आज फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो अमेरिका के बाहर सेटल है, लेकिन अपनी वाइफ को लेके नहीं गया, उसकी वाइफ अभी भी अपनी वाइफ को तो लेके चला गया। फॉर एग्जाम्पल बच्चे इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स इंडिया में, कुछ भी हो सकता है। उनके लिए क्या करता है? पैसे भेजता है। तो पैसा भेजना मतलब रिसीव्ड नहीं है। यदि आपने कोई भी अमाउंट पहले इंडिया के बाद रिसीव कर लिया, जो फर्स्ट रिसिप्ट है, क्या बेटा? वो रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है। वो रिसीव्ड होना चाहिए इंडिया के अंदर, तब इंडियन इनकम माना जाएगा। यदि आपने कोई इनकम को इंडिया के बाद रिसीव्ड किया और फिर आपने इंडिया के अंदर भिजवाया, तो वो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? तो इंडियन इनकम के अंदर कितने पॉइंट आएंगे? 4 आएंगे। पहला पॉइंट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट मैंने बोल दिया ना, मैंने कौन? गवर्नमेंट। मतलब इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। 3-4 पॉइंट है जो आपको रट्टा मारने, जहां पे गवर्नमेंट ने बोला है कि मान लो कि इंडिया के बाहर भी रिसीव्ड है, मैंने बोला ना डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो भी क्या माना जाएगा? इंडियन इनकम। ये लर्न करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 आगे बताऊंगा। ये भी इन सबके बीच में क्या आता है? और मतलब यदि कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव्ड है तो भी इंडियन इनकम है, यदि इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी इंडियन इनकम है, और इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। सर रिसीव्ड में और एक्रू में क्या डिफरेंस होता है? रिसीव्ड मतलब रिसीव्ड, एक्रू का मतलब जरूरी नहीं कि आपने इंडिया में रिसीव्ड किया हो। अराइज मतलब ड्यू। आप क्या बोल सकते हो? इनकम इंडिया में ड्यू हुई हो, इंडिया में आपने अर्न की हो। तो एक्रू और अराइज मतलब अर्नड। तो यदि आपने कोई भी इनकम यदि इंडिया से कमाई हो तो उसको क्या बोला जाएगा? इंडियन इनकम बोला जाएगा। फोर्थ, थर्ड पॉइंट में हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आई कि कौन सी इनकम आपकी इंडिया में राइज हो रही है, तो इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मतलब जो इनकम टैक्स ने ऑलरेडी मेंशन कर दिए कि ये इनकम डीम टू भी अराइज होगा। तो इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज
इन इंडिया। कितने पॉइंट हो गए? ये 4 इनकम क्या है? इंडियन इनकम। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया हुआ हो तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो इनकम कौन सी है। आप डायरेक्टली टैक्सेबिलिटी में नहीं जा सकते कि ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, इंडिया के बाहर टैक्सेबल है, वो बात की बात है। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए? इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। समझ में आ गया? जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है। और इंडियन इनकम के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे? 4 पॉइंट। कितने पॉइंट्स आएंगे? 4 पॉइंट। जो इनकम इंडिया में रिसीव्ड है वो भी इंडियन इनकम, जो इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है वो भी इंडियन इनकम, जो इनकम इंडिया में अराइज हो, क्या हो? यदि कोई भी इनकम यदि आपने इंडिया में यदि अराइज की है, इंडिया में यदि आपने अर्न की है, इंडिया में यदि एक्रूड हुई है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इनकम इंडियन इनकम। या इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया या डीम टू एक्रूड इन इंडिया, वो भी इंडियन इनकम माना जाएगा। और जो इंडियन इनकम नहीं है वो माना जाएगा फॉरेन इनकम। डीम्ड वाला कंसेप्ट है, मतलब 2 रियल है और 2 डीम्ड है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अराइज इन इंडिया। अब जो इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है वो भी इंडियन इनकम है, जो डीम टू अराइज इन इंडिया है वो भी इंडियन इनकम है। और इन सबके बीच में एंड नहीं है, और मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई इनकम इंडिया में अराइज हो लेकिन रिसीव्ड इंडिया में हो, कोई इनकम इंडिया के बाद अराइज हो लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया हो, इंडियन इनकम है। हो सकता है कि कोई इनकम इंडिया के बाद रिसीव्ड हो लेकिन अराइज इंडिया हो, तो भी इंडियन इनकम है, क्योंकि इन सबके बीच में एंड नहीं है, और है। ये जरूरी नहीं है कि अराइज भी इंडिया में हो, रिसीव्ड भी इंडिया में, ये जरूरी नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट है? ओनली इंडिया में रिसीव्ड होगी या डीम टू भी रिसीव्ड होगी तो भी इंडियन इनकम है, और यदि कोई इंडियन इनकम इंडिया में अराइज होगी या डीम टू भी अराइज होगी तो भी इंडियन इनकम है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़े तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? कर लिया आइडेंटिफाई। अब आपको टैक्सेबिलिटी में लेके जाना पड़ेगा। तो जब टैक्सेबिलिटी लेके जाना पड़ेगा तो 2 अलग अलग चार्ट बनेंगे। तब 2 अलग अलग चार्ट क्यों बनेंगे उसका एक रीजन है। क्या है? क्यों रीजन है? क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ के 3 स्टेटस होते हैं। कौन कौन से बेटा? रेजिडेंट, ऑर्डिनरी, रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट। और इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा सिर्फ 2 ही स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। यस, तो अपन ने अलग अलग चार्ट बनाया है बेटा। सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंडिविजुअल एचयूएफ को क्यों अलग किया? क्योंकि यहां पे 2 स्टेटस नहीं है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट नहीं है। ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट 3 अलग अलग है। समझ में आ गया रीजन? याद करने का बहुत इजी तरीका है, जो बातों बातों में मैंने तुम्हें बताया था। पहला पॉइंट, इंडियन इनकम। क्या बेटा? इंडियन इनकम मतलब इंडिया में रिसीव्ड हो, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, अराइज इन इंडिया या डीम टू अराइज इन इंडिया। माइंड में हमेशा याद रखना, जब भी इंडियन इनकम वर्ड बोलते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए चारों में से कोई भी इनकम। और इन 4 के अलावा जो भी इनकम है उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन इनकम। तो यदि इंडियन इनकम है, अब आप कौन हो? कोई भी हो। समझ में आया? तुम कोई भी हो, करना क्या है भैया? तुम कमा कहां से रहे हो? इंडियन इनकम बना रहे भैया, तो टैक्स देना पड़ेगा रे भैया। तो जापान का हो या श्रीलंका का हो या पाकिस्तान का, कहीं का भी टैक्स तो इंडिया में देना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी इनकम है बेटा? इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल, मे बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मे बी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और मे बी नॉन रेजिडेंट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। जल्दी देखो बेटा, दिख गया ये सबको? आई रिपीट, लास्ट बेंच बेटा, कौन सी इनकम की बात कर रहा हूं? यदि इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम मतलब रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्टिव इन इंडिया या डीम्ड टू एक्टिव और अराइज इन इंडिया,
यदि इन चारों में से कोई भी इनकम हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो। और मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया। आई थिंक क्लियर एवरीवन, कंफर्म। अब बात करते हैं फॉरेन इनकम की। जब फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे, जो इंडियन इनकम नहीं है, मतलब जो रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर हो और अराइज भी इंडिया के बाहर, यस और नो, उसको क्या बोलेंगे बेटा, फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, ऐसे याद करो, जैसे बोलो वैसे याद करो। फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, ओनली ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट की सारी इनकम टैक्सेबल है, क्योंकि नाम ही क्या है, नॉन ऑर्डिनरी। क्या नाम है, समझ में आ गई बात। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, कैसे याद रखना है, फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, ओनली ऑर्डिनरी के लिए। फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, आवाज नहीं आ रही, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं है। लेकिन वन कौन सी, ऐसी फॉरेन इनकम विच इज अर्न फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप फ्रॉम इंडिया। मतलब ये तो फॉरेन इनकम, लेकिन जो बिजनेस कंट्रोल्ड और सेटअप यदि आपने इंडिया में किया है, क्या किया है, यदि आपका जो बिजनेस है यदि वो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या इंडिया से सेटअप किया जा रहा है और फॉरेन इनकम है, तो वो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है। इसके अलावा, किसके अलावा, बिजनेस कंट्रोल्ड और सेटअप ऑफ इंडिया के अलावा यदि कोई और फॉरेन इनकम है, वो सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल है, ओनली ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है। कुछ ज्यादा हो गया, कम, जल्दी नहीं। सबसे पहले तो आपको दिमाग में क्या याद रखना है, इंडियन इनकम है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से टैक्सेबिलिटी पर ही आना। सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर जो इनकम दी हुई है, उस इनकम को आप आइडेंटिफाई करोगे वेदर इंडियन और फॉरेन। पहला टारगेट, समझ में आ रही बात बेटा। यदि इंडियन इनकम है, दिमागी मत लगाओ, टैक्सेबल फॉर ऑल द बंदाज एंड बंदीज, बुड्ढाज एंड बुड्ढीज, जो भी हो, समझ में आ रही बात, सबके लिए टैक्सेबल है। कोई भी हो तुम, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, कौन सी इनकम, इंडियन इनकम। कौन सी इनकम, समझ में आ रहा है सबको ये बात, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल। जो फॉरेन इनकम है, ऐसे याद करो, फॉरेन इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है। कैसे याद करना है, फॉरेन इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं है। लेकिन फॉरेन इनकम में से भी एक इनकम, कौन सी इनकम, इफ इनकम इज अर्न फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो दैट वो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी दोनों के लिए टैक्सेबल है। इसके अलावा कोई अदर फॉरेन इनकम है वो सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल। ये समझ में आई बात। Taxability of income for other assessee. Taxability of income for other assessee. Other assessee मतलब other than individual and HF, मतलब AOP, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, बाकी जितने भी assessee उनके कितने स्टेटस होंगे, दो ही होंगे, या तो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो बहुत सिंपल चार्ट बनेगा। क्या बनेगा इसमें, इंडियन इनकम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम, यहाँ पे ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी वाला तो लफड़ा ही नहीं है, तो फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, ओनली रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं। वेरी सिंपल, आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। नॉट नंबर 1 जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इनकम रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रिसीव्ड, मतलब क्योंकि इनकम आपको पता है बार बार आप बेचते रहते हो, तो बेचने को इनकम नहीं बोलते। जैसे कोई इनकम मैंने रिसीव करके किसी को दे दी, तो जो रेमिटेंस है वो रिसीव्ड नहीं है। रिसीव्ड का मतलब फर्स्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब, तो इनकम रिसीव्ड मीन्स आर रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर रिसीविंग द इनकम आउटसाइड इंडिया and subsequently remitted into the India
इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए रिसिप्ट ऑफ इनकम। ये मैंने पहले ही समझा दिया। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। नोट नंबर 1 में कोई डाउट? नोट नंबर 2 ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने फर्स्ट डे बता दिया था, इनकम जरूरी नहीं है ओनली मनी के फॉर्म में, इनकम में भी काइंड। थर्ड, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, एनी इनकम ऑलरेडी टैक्स ऑन एक्चुअल बेसिस। यदि एक बार इनकम एक्चुअल के आधार पर टैक्सेबल है तो रिसीव्ड के आधार पर टैक्सेबल नहीं होगी, रेमिटेंस के आधार पर टैक्सेबल नहीं होगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी इनकम एक ही बार टैक्सेबल होगी ना। यदि कोई इनकम एक्चुअल के आधार पर टैक्सेबल होगी तो रिसीव्ड के आधार पर टैक्सेबल नहीं होगी, रिसीव्ड के आधार पर टैक्सेबल होगी तो एक्चुअल के आधार पर टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम एक्चुअल इन इंडिया, एक्चुअल का मतलब क्या होता है? अराइज, अर्न, मतलब इनकम जनरेटेड इन इंडिया या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में होना चाहिए। कितने सोर्सेस है? 5। वन इज अ सैलरी, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है, तो इसका मतलब यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी कहां? इंडिया में, तो यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी यदि इंडिया में तो माना जाएगा इनकम अर्न इन इंडिया। यदि कोई कैपिटल एसेट यदि आपकी इंडिया में हो तो क्या माना जाएगा? इनकम अर्न इन इंडिया। क्योंकि यदि कैपिटल इंडिया में तो आप कहीं भी बेचते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रही बात? तो यदि सोर्स ऑफ इनकम या इनकम यदि आपने इंडिया में जनरेट की है तो कोई भी इनकम इंडिया में जनरेट की, तो इनकम यदि इंडिया में सिचुएटेड है तो क्या माना जाएगा? इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम अराइज इन इंडिया। क्लियर है बेटा? थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि यदि कोई भी इनकम आपकी एक्चुअल मतलब अराइज के आधार पर इनकम एक बार टैक्सेबल हो गई है तो जब इसको रिसिप्ट करूंगे या रेमिटेंस करूंगे तो वापस से टैक्सेबिलिटी। रेमिटेंस में ऐसे भी टैक्सेबल नहीं होता तो क्लेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, तो यदि रेमिटेंस की जगह रिसिप्ट भी होगा तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्योंकि यदि एक्चुअल के आधार पर एक बार टैक्स हो गया, इनकम एक बार टैक्सेबल होगी तो सेम इनकम बार बार थोड़ी टैक्सेबल होगी। कोई डाउट? अब इसमें 2 पॉइंट तो बहुत जनरल है, कौन कौन से? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इंडिया मतलब फर्स्ट रिसिप्ट, इनकम अराइज इन इंडिया मतलब कहां से अर्न की, अर्न मतलब कहां पे सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड है। समझ में आ गई बात? 2 चीजें आपको याद करनी है। कौन सी? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, क्योंकि वो लो में दिया हुआ होगा, डीम्ड मतलब माना जाएगा, तो कौन बताएगा? लो ही बताएगा। और दूसरा क्या याद करना पड़ेगा? डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। ये 2 चीजें आपको याद करनी है। सेक्शन 7 इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, 3 पॉइंट है, लर्न करने। अभी समझ में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या दिए हुए? सैलरी वाले चैप्टर से दिए हुए। कहां से दिए हुए? और सैलरी पढ़ लिया क्या बनने, तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। लेकिन उन्होंने किसके लिए दिया हुआ है? डीम्ड टू बी रिसीव्ड, तो याद करना है आपको। क्या करना है? और बाद में अपने आप समझ में आ जाएगी जब हम सैलरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। डीम्ड का मतलब क्या होता है? बस केरियर, तो वही गवर्नमेंट ने बोला कि इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, हमने बोल दिया। कौन कौन से 3 इनकम है? नंबर 1 कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू आरपीएफ। आपको पता है प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है, ये शायद आपने लेबर लॉज के अंदर पढ़ा होगा। तो यदि 12% से ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो वो क्या होगा? वो आपकी इनकम के अंदर इंक्लूड होता है, तो क्या होना जाएगा? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू आरपीएफ और इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5%। मैंने क्यों बोला भी समझ में नहीं आएगा, उसका रीजन ये है कि आपके दिमाग में यही नहीं आ रहा होगा सर 12% ऑफ सैलरी का क्या लेना देना है, सर 9.5% का क्या लेना देना है। ये लेना देना है कि यदि मैं एम्प्लॉय हूं और सैलरी का 12% तक यदि आरपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाता है तो वो इनकम नहीं माना जाता, ये सैलरी बोलती है। क्या बोलती है ये? लेकिन एम्प्लॉय बोलता है कि 12% नहीं 15% कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने क्या बोला? कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करना चाहिए था?
और जबकि कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, 15%, 3% आपने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया ना, ये इनकम, और वो डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है, क्योंकि ये सब सैलरी में मिलेगा। कहां मिलेगा आपको? फॉर एग्जाम्पल मेरे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी अमाउंट है उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, साढ़े 9% तक का यदि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साढ़े 9% से ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम आनी चाहिए, और उसको क्या बोलेंगे, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अभी फिलहाल किसी को इतना बताने के बाद भी समझ में नहीं आया, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, ये सब आपको सैलरी वाले चैप्टर से समझ में आएगा, तब मैं आपको डिटेल्ड में अच्छी तरह बताऊंगा कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जिनको नहीं पता अभी नहीं, फिलहाल अभी फिलहाल आपको क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, क्योंकि यहां पे वर्ड भी क्या दिया है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, क्या दिया है। तो यदि कोई भी कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी के ऊपर का है या 9.5% से ऊपर का जो भी आपका इंटरेस्ट है वो इनकम मानी जाएगी, और उसको क्या बोलेंगे, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। और यदि कोई कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर अंडर पेंशन स्कीम के अंदर हो तो वो भी क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अंडर सेक्शन 80 CCD। और अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम URPF, URPF का मतलब क्या हो, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये मैं आपको सैलरी वाले चैप्टर के अंदर बताऊंगा कि प्रोविडेंट फंड भी 3 टाइप के होते हैं। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने लेबर लॉ के अंदर पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स से एंगल से 3 टाइप के होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कितने टाइप के होते हैं, तो यदि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसा यदि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप ट्रांसफर करते हो, बीइंग द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, वो क्या माना जाएगा, डीम टू बी रिसीव्ड इन। और इसकी लॉजिक सैलरी वाले चैप्टर में दे दूंगा, क्योंकि अभी अपन सैलरी पढ़े मतलब नहीं, समझ में आ गई बात। यस, अपन पढ़ क्या रहे थे, वापस से कम बैक टू पॉइंट, ये पढ़ क्यों रहे हैं अपन, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, जो पर्सन से उनकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और कौन कौन सी इनकम इंडिया के बाद टैक्सेबल होगी। लॉजिक क्लियर है। उसके लिए आपको क्या देखना है, जो भी इनकम दे रखी होगी क्वेश्चन में, डायरेक्टली इंडियन और फॉरेन करके नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में आपको इनकम दे रखी होगी, तो इनकम को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इंडियन है या फॉरेन है। यदि इंडियन इनकम है टैक्सेबल फॉर ऑल, और यदि फॉरेन इनकम है तो टैक्सेबल फॉर ओनली ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन बिजनेस सेटअप और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो तो भी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। याद तक याद है। इसलिए हमें ये याद रखना पड़ता है कि जो इंडियन इनकम है वो 4 कैटेगरीज की होती है, डीम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, डीम्ड टू अराइज इन इंडिया किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये रेयर है, फिर भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है। राइट द प्रोविजन रिगार्डिंग विद द सेक्शन 9। ये पहले तो जनरली डायरेक्टली क्वेश्चन बना करते थे, लेकिन आपको पता है कि आजकल डायरेक्टली क्वेश्चन कम होते हैं, तो जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आता है। जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है 4 टाइप की इनकम होती है, तो ये क्वेश्चन में काम आ जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर, कि जो इनकम इंडिया में राइज है वो भी इंडियन इनकम है, और जो डीम्ड टू राइज इन इंडिया है वो भी। तो डीम्ड टू राइज इन इंडिया कौन कौन सी इनकम है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 9 के अंदर। कहां मिलेगा ये, कौन सा एक्ट है, इंप्लाइड है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू एक्टिव और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज्ड 1। पहला पॉइंट, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। क्या दिया हुआ है, यदि आपका कोई भी बिजनेस कनेक्शन यदि इंडिया में, पहला पॉइंट क्या है बेटा, हेलो, पहला पॉइंट क्या है, कोई नॉन रेजिडेंट है, क्या है बेटा, और उस नॉन रेजिडेंट ने कोई एजेंट इंडिया में रखा हुआ है, वो क्या करता है, यहां से ऑर्डर लेके आता है, यहां से फॉर एग्जांपल परचेजेस करता है, यहां से फॉर एग्जांपल कुछ भी ऑब्टेन करता है,
तो यदि उसने अपने एजेंट के थ्रू यदि कोई भी ऑर्डर ऑब्टेन करता है, कोई भी वर्किंग करता है, तो क्या माना जाएगा उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में। तो या तो कोई बिजनेस कनेक्शन आपका इंडिया में हो, या आपकी प्रॉपर्टी मतलब सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में हो, या आपकी एसेट इंडिया में हो, या आपका सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में हो, या आपकी कैपिटल एसेट इंडिया में हो, तो क्या बोलेंगे उसको अपन, डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। एक्चुअली डीम्ड टू अराइज के अंदर अराइज इन इंडिया भी आ जाता है। कोई भी इनकम डीम्ड टू अराइज इनकम मानी जाएगी, जल्दी बताओ। यदि कोई भी इनकम, यदि आप बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, यदि आपका कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया के अंदर, या आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट या कैपिटल एसेट यदि इंडिया में सिचुएटेड है, तो ये माना जाएगा कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो, डीम टू राइज इन इंडिया। एग्जाम्पल, किसी अमेरिकन ने, किसने बेटा, किसी अमेरिकन ने टाटा मोटर के शेयर्स खरीद ले। टाटा मोटर इंडियन कंपनी, टाटा मोटर कौन है? तो यदि आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स को नहीं बेचा, या फॉर एग्जांपल आपका कोई कैपिटल एसेट इंडिया में, लाइक आपका कोई मकान इंडिया में, और इंडियन मकान को आपने बेच दिया, और आप कहां रहते हो? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड वाले बंदे ने क्या किया, इंडियन मकान को बेच दिया, इंडियन मकान को रेंट पे दे दिया, तो ये रेंटल इनकम क्या मानी जाएगी? इंडियन इनकम। क्यों? प्रॉपर्टी, यदि कोई भी इनकम यदि आप आउट ऑफ प्रॉपर्टी अर्न कर रहे हो, आउट ऑफ एसेट अर्न कर रहे हो, और वो एसेट या प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, या कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, या कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में, तो क्या माना जाएगा? इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? जल्दी नहीं अपने को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। या तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में होना चाहिए, या प्रॉपर्टी इंडिया में होनी चाहिए, या एसेट इंडिया में होनी चाहिए, या कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। ये ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, ये बार रीड कर लो, बाद में आऊंगा मैं। ये ऑलरेडी कवर्ड कर लिया मैंने। सैलरी वाले चैप्टर में दिया हुआ है कि इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया होता है जहां पे आप सर्विसेज रेंडर करते हो। क्या करते हो? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं किसी इंडियन कंपनी में जॉब करता हूं, और कंपनी ने मुझे अमेरिका भेज दिया 5 साल के लिए, तो मैं अपनी सर्विसेज कहां रेंडर कर रहा हूं? अमेरिका। तो क्या माना जाएगा? इनकम डीम्ड टू अराइज आउटसाइड इंडिया। यस और नो? और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनके एम्प्लॉइज, नहीं समझ में आ रहा? आपके बहुत सारे रिलेटिव्स भी होंगे, कजन्स भी होंगे, नोन्स भी होंगे, जो कंपनी के काम से 4 साल से यूके में, कोई अमेरिका में, कोई जापान में। यस और नो? तो जहां सर्विसेज आप रेंडर करोगे, जहां आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो वो बंदा अपनी सर्विसेज कहां प्रोवाइड कर रहा है? जापान में, जहां वो सर्विसेज रेंडर करेगा, जहां वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने आज तक इंडिया में जॉब की है। कहां जॉब की है? ठीक है ना? कहां जॉब की है? ठीक है, मेरी इनकम हो गई। अब मैं 50 नहीं, मैं 65 ईयर्स का हो गया, तो मेरा रिटायरमेंट हो गया। तो रिटायरमेंट के बाद जो मुझे पेंशन मिल रही है वो अमेरिका में मिल रही है, क्योंकि मेरे सारे बच्चे कहां हैं? अमेरिका में। तो मैं कहां सेटल हो गया? ऐसे बहुत सारे बुड्ढे बुड्ढीज होंगे कि जिन्होंने पूरी जॉब इंडिया में की और बाद में कहां चले गए? अमेरिका। और उनको पेंशन कहां मिल रही है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो क्या माना जाएगा? इनकम अराइज इन इंडिया या इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया? इनकम अराइज इन इंडिया, क्योंकि पेंशन किसकी वजह से मिल रही है? आपने सर्विसेज कहां रेंडर की थी? इंडिया में। भैया आपने सर्विसेज इंडिया में रेंडर की, बाद में पेंशन आपको इंडिया के बाहर मिल रही है क्योंकि आप बाहर सेटल हो गए, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? ये आपको पेंशन मिल क्यों रही है? क्योंकि आपने सर्विसेज रेंडर की थी, और सर्विसेज कहां रेंडर की थी? इंडिया में। तो क्या बोलेंगे इसको? इंडियन इनकम। नहीं समझ में आया? हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा? सैलरी इनकम फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया, मतलब यदि आपने कोई भी सर्विसेज यदि इंडिया में रेंडर की है तो क्या माना जाएगा? इंडियन इनकम। लेकिन यदि आपने सर्विसेज यदि इंडिया में रेंडर की और बाद में आपको कोई ग्रेच्युटी मिलती है, पेंशन मिलती है, प्रॉफिट मिलती है, तो वो भी क्या माना जाएगा? इंडियन इनकम। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन?
अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मैं कोई सर्विसेज इंडिया में रेंडर करता हूं, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बेटा, यदि मैंने इंडिया में सर्विसेज रेंडर की, उसके लिए मुझे जो सैलरी मिलेगी वो कहां जाएगी। अब मैंने सर्विसेज रेंडर करना बंद कर दिया, अब मैं कहां सेटल हो गया, अमेरिका के अंदर। अब मुझे जो पेंशन मिल रही है तो ये माना जाएगा इनकम अराइज इन इंडिया। लॉजिक, पेंशन किसकी वजह से मिलती है, ग्रेच्युटी किसकी वजह से मिलती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट किसकी वजह से मिलते हैं, जो मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की थी। और मैंने सर्विसेज कहां प्रोवाइड की थी, इंडिया में। तो वो जो पेंशन और ग्रेच्युटी वो भी क्या माना जाएगा, इंडियन इनकम माना जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, दिस इज अ पॉइंट नंबर 2। समझ में आ रहा है सबको, हेलो। पॉइंट नंबर 3, ये दोनों कनेक्टेड है। जब भी आप पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, पॉइंट नंबर 3 साथ में पढ़ना। अभी मैंने क्या लॉजिक लिया बेटा, मैं चिन्मय जैन, कंपनी मुझे यूके भेज देती है 4 साल के लिए, और मैं 4 साल कहां पे सर्विस रेंडर कर रहा हूं, यूके में। तो क्या माना जाएगा, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, मीन जो भी मेरी इनकम होगी उसको बोला जाएगा फॉरेन इनकम। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, क्या बोलेंगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यदि इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है, किसके एम्प्लॉइज, नॉर्मल नहीं, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट, किसके गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉइज को पाकिस्तान भेजती है। हाँ, पाकिस्तान एम्बेसीज में भी तो इंडियन गवर्नमेंट ही तो होती है ना। डिप्लोमेट मूवी नहीं देखी क्या बेटा तुमने, मैंने बोलता मूवी देखने से दिमाग बहुत खुलता है। भैया इंडियन गवर्नमेंट है, तो जापान में क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज है वो वर्ल्ड के हर कोने में काम कर रहे हैं, यस और नो। यदि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज को वर्ल्ड के हर कोने में तैनात कर रखा है, तो भैया आप किसके लिए काम कर रहे हो, सर्विसेज आप कहां रेंडर कर रहे हो, इंडिया के बाहर, लेकिन किसको रिप्रेजेंट करते हो, एक्सेप्ट सर्विसेज डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। समझ में आ गई बात, किनके लिए, यदि इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो बात अलग है, अदरवाइज जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे वही माना जाएगा इनकम अराइज इन इंडिया। तो समझ में आया, सुनना मेरी बात ध्यान से। मिस्टर ए सर्विसेज रेंडर करता है, कहां सर्विसेज रेंडर करता है बेटा, इन जापान। तो क्या माना जाएगा, इनकम डीम्ड टू अराइज आउटसाइड इंडिया। ये क्लियर है बेटा। रीजन, जहां आपने सर्विसेज रेंडर की, आपने सर्विसेज कहां रेंडर की है, लेकिन यदि मिस्टर ए इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, कौन हो ये, आवाज नहीं आ रही, यदि मिस्टर ए यदि इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ये जो सर्विसेज रेंडर कर रहा है, ये कहां सर्विसेज रेंडर कर रहा है, इन जापान, तो भी क्या माना जाएगा, इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, क्योंकि ये जापान में होने के बावजूद भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को। तो इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया किसके लिए, मिस्टर ए इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। नहीं आया समझ में, ये क्लियर है बेटा। ये था पॉइंट नंबर 2, ये था पॉइंट नंबर 2, ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 में जनरल पॉइंट दिया था कि जब आप अपनी सर्विसेज को रेंडर करोगे, यदि आप सैलरी क्लास हो, यदि आप जॉब करते हो, यदि आप एम्प्लॉयमेंट में हो, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो जब आपने सर्विसेज रेंडर किए वही प्लेस माना जाएगा कि आपकी इनकम अराइज हुई हो, और उसके बाद जो पेंशन मिलेगी वो भी वही कहीं माना जाएगा, क्योंकि पेंशन भी मिलती है जब आप सर्विसेज रेंडर करते हो उसकी वजह से। समझ में आ गई बात। लेकिन यदि आप इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप कहीं भी सर्विसेज रेंडर करो, तो जहां सर्विसेज आपने रेंडर की है वो इनकम अराइज नहीं होगा, इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया। आई थिंक दोनों पॉइंट क्लियर है। ये पॉइंट वापस से सैलरी वाले चैप्टर में रिपीट होगा जो मैंने अभी पढ़ाया, पॉइंट नंबर 2 और 3। पॉइंट नंबर 3 में एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा जो परक्विजिट है। क्या है बेटा, परक्विजिट और अलाउंसेस। सर क्या होता है, फैसिलिटीज। एम्प्लॉय को बहुत सारी फैसिलिटीज देता है,
मैं सैलरी वाले चैप्टर में बता दूंगा। तो जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जो भी फैसिलिटीज दी है, परक्विजिट दिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है, अलाउंसेस दिए हैं, ये टैक्सेबल नहीं, ये टैक्सेबल नहीं है, मतलब ये एक्सेप्शन के अंदर कवर्ड है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ सैलरी के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉट फॉर परक्विजिट एंड अलाउंसेस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैं इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, बोलो मैं इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जापान के अंदर जॉब दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इनकम डीम टू राइज इन इंडिया, जो भी मुझे सैलरी, बोनस, कमीशन मिलेगा वो सब इंडिया में टैक्सेबल होगा। लेकिन गवर्नमेंट जो मुझे फैसिलिटीज दे रही है, जो गवर्नमेंट मुझे अलाउंसेस दे रही है, वो टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो डीम टू बी अराइज आउटसाइड इंडिया माने चाहिए। जैसे अब सिंपल सी बात है, अब इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो और आपको जापान में फेंक दिया, तो क्या जापान की नदियों में रहूंगा मैं वहां पे जा ही क्यों रहा हूं भैया, इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और गवर्नमेंट ने जापान के बाहर भेजी, अच्छी बात है। क्यों, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट के हिसाब से क्या मिलेगा, मकान मिलेगा, मकान मतलब फैसिलिटी, और क्या मिलेगा, टेलीफोन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के यही तो ऐसे होते हैं, खर्चे ही नहीं होते कुछ। गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, मकान दे देती है, टेलीफोन दे देती है, लाइट का बिल दे देती है, ड्राइवर दे देती है, घर में सर्वेंट दे देती है, ऐसा होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड दे देती है, ये सब आपके लिए क्या है, फैसिलिटीज। ये टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि सारी सर्विसेज कहां है, इंडिया के बाहर, ये फैसिलिटीज कहां मिल रही है। तो यदि कोई फैसिलिटीज और अलाउंसेस आपको इंडिया के बाहर मिलेंगे, वो टैक्सेबल नहीं होंगे। जो सैलरी आपको मिलेगी वो आपको इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी, क्योंकि आप इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। ये समझ में आया, ये वापस से रिपीट करूंगा सैलरी वाले चैप्टर के अंदर, डोंट वरी अबाउट इट। कोई कंफ्यूजन, एक और पॉइंट फिर आज अपन ऐड करेंगे, पूरा आज कंप्लीट नहीं हुआ, ये सिंपल है इसलिए। कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी के एग्जांपल दो, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉट 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 डॉट। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन तुम्हारे पास भी बहुत सारे एग्जांपल है ना, बहुत सारी कंपनीज जो लिस्टेड है। क्या फॉरेनर इंडियन कंपनी के अंदर पैसा लगा सकता है, लगा सकता है। तो किसी फॉरेनर ने, जापानीज ने, अमेरिकन ने, चाइनीज ने, ये किसी टाटा मोटर, रिलायंस में या महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या किया बेटा, शेयर खरीद लिए, शेयर खरीद लिए तो क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो ये डिविडेंड किसको मिला है, जापान वाले को मिल रहा है, लेकिन कहां से मिल रहा है, इंडियन कंपनी के शेयर से। तो इंडियन कंपनी के शेयर से यदि आपको कोई भी डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड लेने वाला कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, क्योंकि डिविडेंड किसने पे किया है, इंडियन कंपनी ने। तो इंडियन कंपनी के द्वारा यदि कोई भी डिविडेंड पे किया जाएगा, तो डिविडेंड बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है सेक्शन 9, लेकिन मैं कंप्लीट एक साथ करूंगा भी नहीं, क्योंकि वो समझने वाला टॉपिक होगा। जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ के आना। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।